Hey guys, welcome on this YouTube channel. I'm Nusha Yadav. आज का लेसन बहुत ही सिंपल सा है, प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड किस तरीके की बॉन्डिंग होती है प्रोटीन को बनाने के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक रफ आइडिया लेते हैं। आप सभी ने एग को बॉईल किया होगा। जब आप एग को बॉईल करते हो, आपने ये देखा होगा कि हमारे पास जो एग वाइट है वो बॉईल करने के बाद एकदम वाइट हो जाता है। जो पहले ट्रांसपेरेंट था वो व्हाइट कलर को अटेन कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली प्रोटीन के पास एक खासियत होती है। प्रोटीन अपनी टर्शरी स्ट्रक्चर में 3D फॉर्म में होता है, लेकिन जब हम प्रोटीन को सुटेबल पीएच या एक सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करते, उसे एक सुटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करते, तो प्रोटीन अपनी नेटिव स्ट्रक्चर को खोने लगता है और वो सिंपल एक पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस बन जाता है, जिसे हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ अ प्रोटीन, राइट। सो जब भी आपके प्रोटीन का डीनेचुरेशन होगा तो उसमें आप देखते हो कि प्रोटीन के अंदर उसके जो स्पेसिफिक बॉन्ड है उनका ब्रेकडाउन होने लगता है ना। सो किस तरीके के बॉन्ड आपके प्रोटीन के अंदर अवेलेबल होते हैं, कैसे उस बॉन्डिंग की वजह से वो अपनी एक 3D स्ट्रक्चर को अटेन करता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेसन। So let's start our today class. Okay. So first of all, सबसे बेसिक बॉन्ड जो प्रोटीन को डिफाइन करता है, जब भी हम लोग प्रोटीन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अमाइनो एसिड्स आर द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद ही हमारा प्रोटीन बनता है ना। जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट के लिए हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को एक पर्टिकुलर बॉन्डिंग कहा है, वैसे ही प्रोटीन के केस में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन प्रोटीन का फॉर्मेशन माना जाता है। Beside this, इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके की बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल होती हैं, बट ऑफ कोर्स इनिशियल टाइम पे हमारा अमाइनो एसिड जॉइंट होता है, दो अमाइनो एसिड जॉइंट होते हैं तो उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है ना। आप सभी को पता है कि एक अमाइनो एसिड के पास एक फ्री सी टर्मिनल एंड होता है जिसपे कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और एन टर्मिनल एंड होता है जिसपे अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। जब एक अमाइनो एसिड के कार्बोनिल के साथ बॉन्डिंग होती है दूसरे अमाइनो एसिड के अमीनो ग्रुप की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है ना। इस पेप्टाइड बॉन्ड में हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाता है और इसी तरीके से बहुत सारे अमाइनो एसिड जुट के एक पेप्टाइड सीक्वेंस बनाते हैं, एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो के पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, है ना। यही पॉलीपेप्टाइड चेन हमारे प्रोटीन का बेसिक कंपोजिशन है, यानी कि एक सीक्वेंस जो पॉलीपेप्टाइड चेन पूरे 3D स्ट्रक्चर को बनाने वाली है, यही हमारा बेसिक कंपोजिशन है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई जब भी प्रोटीन की बात आती है तो हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ये आपका एक स्पेसिफिक फीचर है कि ये आपको प्रोटीन के केस में देखने को मिलेगा, है ना। सो लेट्स स्टार्ट कि किस तरीके से प्रोटीन का ओवरऑल स्ट्रक्चर बनता है, 3D स्ट्रक्चर बनता है। तो जब भी प्रोटीन की स्ट्रक्चर की बात आती है हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोटीन का एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, देन उसके बाद एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल होती है। एज वी नो, सबसे बेसिक हमने बात किया कि अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और उस पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन के बाद हमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन मिल गया। ठीक है, इस पॉलीपेप्टाइड चेन में हमें दो एंड देखने को मिलेंगे। जो एक एंड होता है दैट इज एन टर्मिनस एंड दूसरा एंड हमारा होता है सी टर्मिनस एंड। ठीक है, एन टर्मिनस एंड को ही हम लोग 5 प्राइम एंड भी कहते हैं और सी टर्मिनस को हम लोग 3 प्राइम एंड कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एन टर्मिनस पे 5 प्राइम एंड हमारा फ्री होता है, दैट्स व्हाई 5 टर्मिनस या 5 प्राइम एंड, और सी टर्मिनस के ऊपर हमारा 3 जो कार्बन है वो फ्री होता है फर्दर बॉन्डिंग के लिए, दैट्स व्हाई उसे हम 3 प्राइम एंड कह देते हैं। ठीक है, सो ये एक नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस है हमारे पास। अब इस पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि अमाइनो एसिड के एक साइड में हमारा आर चेन प्रेजेंट होता है और अमाइनो एसिड के दूसरी साइड हमें देखने को मिलेगा हमारा हाइड्रोजन ग्रुप। ये चीज हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, रीजन क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि जो फर्दर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होने वाली है उसमें किस तरीके की बॉन्डिंग में
कौन सा पर्टिकुलर एटम्स या पर्टिकुलर मॉलिक्यूल हमारा इन्वॉल्व है। ठीक है, सो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस में मैं ऐसा इसलिए यहाँ पे डिनोट करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको ये पता चले कि पॉलीपेप्टाइड का जो सीक्वेंस होता है उसमें कौन सा रीजन हमारा बैकबोन होता है, कौन से हमारे फर्दर मॉलिक्यूल हैं जो फ्री हैं आगे बॉन्डिंग करने के लिए। ठीक है, तो देखिए जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। एक अमाइनो एसिड का अल्फा कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसी के साथ एक अमीनो ग्रुप अटैच होगा और यहीं पर हमें साथ में देखने को मिलेगा एक साइड चेन और आर ग्रुप। ठीक है, तो जब हम लोग प्रोटीन की बैकबोन की बात करते हैं तो हम इस पर्टिकुलर सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। ये वाला जो रीजन है दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटीन बैकबोन। ठीक है, अदर देन आर ग्रुप जितना भी हमारा रीजन है, जितने भी एटम्स है वो सारे हमारे प्रोटीन की बैकबोन में इंक्लूड होते हैं। सो जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ मिलकर एक प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस बनाता है तो हमें बैकबोन रीजन में कुछ ये एटम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे सी अल्फा, देन सी अल्फा एंड देन कुछ इस तरीके की सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एक सेकेंड, यस, here is amino group, then again C alpha, then यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप, then तो कुछ इस तरीके का हमारा प्रोटीन का जो सीक्वेंस हमें देखने को मिलेगा। ये किस में मिलेगा? ये मिलेगा हमारा बैकबोन में। अब इस बैकबोन के अलावा जो फ्री ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज आवर साइड चेन, और साइड चेन के साथ साथ हमारा हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम दीज आर फ्री टू रिएक्ट। ठीक है, ये इसीलिए मैं आपको बता रही हूं ताकि आपको पता चले कि प्राइमरी स्ट्रक्चर तो हमें समझ में आ गया कि ये हमारा एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपली जिसमें हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस होती है। इस पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस के बारे में हमने देखा कि सी टर्मिनस होगा, 5 टर्मिनस होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें एन टर्मिनस हमारा 5 वाला फ्री है तो 5 प्राइम एंड हो गया। तो इस तरीके से हमारी पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस मिली। देखो इसी इमेज में आप ये चीज देख सकते हो, these hydrogens are free to react and these side chains are free to react. So उसके अलावा जितना भी रीजन बच गया वो हमारा बैकबोन है। सो बैकबोन वाला रीजन आपका ये वाला रीजन हो जाता है, दिस इज द प्रोटीन बैकबोन। ठीक है, बैकबोन के अलावा हमारा साइड चेन फ्री है रिएक्ट करने के लिए और ये हाइड्रोजन एटम फ्री है रिएक्ट करने के लिए, और इन्हीं के रिएक्शन के बाद फर्दर हमारी बॉन्डिंग होगी और प्रोटीन का फर्दर स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, यस। सो अब हमने बात करी प्राइमरी स्ट्रक्चर की। प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसमें स्पेशली हमारे कोवलेंट बॉन्ड डिसाइड करते हैं जैसे कि पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। ठीक है, अच्छा, प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक चीज आपको समझनी जरूरी है कि हमारे पास पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस होती हैं और उन पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस पे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ये हमें बात पता है ना। लेकिन सम टाइम कि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राइमरी स्ट्रक्चर को अटेन करने के लिए इंफॉर्मेशन आती कहां से है, तो ऑल वी नो दैट कि हमारे पास जितना भी इंफॉर्मेशन है प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए वो सारा का सारा डीएनए से एनकोड होता है। डीएनए से हम लोग आरएनए बनाते हैं, इस आरएनए से एमआरएनए की फॉर्म में वो सारी इंफॉर्मेशन आती है कि कौन सा प्रोटीन आगे बनने वाला है। सो ऑफ कोर्स प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बनने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमें एमआरएनए से मिलती है, यानी कि डीएनए से। सो सपोज कीजिए इस प्रोटीन की स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के टाइम पे हमें पता है 3 मेन हमारी प्रोसेस होती है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, राइट। अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यहाँ पे कुछ एरर आ गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं सिकल सेल एनीमिया का। सिकल सेल एनीमिया एक इनहेरिटेड डिजीज है और इस डिजीज में हमें क्या देखने को मिलता है कि सिंगल पॉइंट म्यूटेशन से, एक ही पॉइंट म्यूटेशन की वजह से पूरी की पूरी प्रोटीन की स्ट्रक्चर में हमारा डिफेक्ट आ जाता है। पूरी की पूरी हमारा आरबीसी जो है उसका शेप चेंज हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? देखिए, हमारी पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस जो नेटिव सीक्वेंस है उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है कि प्रोटीन का फर्दर 3D स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है और प्रोटीन किस तरीके से फंक्शनल होगा, है ना। अब जब हमारे सिकल सेल एनीमिया के केस में क्या होता है कि हमारी जो नेटिव प्रोटीन का सीक्वेंस है उसमें ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस करके वहां पे वेलाइन आ जाता है। इस वेलाइन की रिप्लेसमेंट की वजह से
हमारा पूरा का पूरा जो हीमोग्लोबिन है उसका शेप चेंज हो जाता है, उसकी बीटा चेन का शेप चेंज हो जाता है, उसकी फंक्शनैलिटी चेंज हो जाती है। एज ए रिजल्ट जो आरबीसी हमारे पास कॉन्केव शेप की थी, जो हमारे पास कॉन्केव शेप की थी, डिस्क शेप की थी, अब वो क्रीसेंट शेप की हो जाती है। एज ए रिजल्ट वो कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलेंगी, और ये क्रीसेंट शेप की आरबीसीज आपके ब्लड फ्लो में ब्लॉकेज को क्रिएट करने लगती है। सो इस चीज से हम ये कंक्लूड करते हैं कि इवन एक सिंगल अगर अमाइनो एसिड में भी चेंज आता है तो हमारा पूरा पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस अफेक्ट होता है, और उस पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस की अफेक्शन की वजह से प्रोटीन का कंप्लीट 3D स्ट्रक्चर, साथ ही साथ उसका फंक्शनैलिटी भी इफेक्ट होता है। सो ऑफ कोर्स ये नेटिव सीक्वेंस जिसे हम पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्रोटीन का फंक्शनैलिटी, उसका 3D स्ट्रक्चर डिसाइड करने के लिए। इवन जब भी आपके प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है तो हमें एक नेटिव पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस ही मिलती है, उसी पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस का डीनेचुरेशन की वजह से कंप्लीट 3D स्ट्रक्चर आपका चेंज हो जाता है ना। ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होती है? हम मान लीजिए मेरे पास एक पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस है जिसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ के एक सीक्वेंस उन्होंने बनाया है ना। अब इस पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस में हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि मेरे पास जो अमाइनो एसिड है, ठीक है, इन अमाइनो एसिड के एक साइड मैंने हाइड्रोजन ग्रुप को फ्री रखा हुआ है और दूसरी साइड मेरी आर चेन साइड चेन मेरी फ्री है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेरे हाइड्रोजन ग्रुप क्योंकि फ्री है तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं तो ये रिएक्ट करेंगे ही, है ना। सो यहाँ पे इन्हीं के रिएक्शन की वजह से बॉन्डिंग बनने वाली है, और इसी बॉन्डिंग की वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा। सो ऑफकोर्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर के टाइम पे लोकल फोल्डिंग होने लगती है। इन लोकल फोल्डिंग को हम कहते हैं बीटा शीट्स और अल्फा हेलिक्स, है ना। अब किस तरीके की लोकल फोल्डिंग हो रही है उसी पर डिपेंड करेगा कि अल्फा हेलिक्स टाइप का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा या बीटा शीट्स टाइप का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अल्फा हेलिक्स जब भी आपका ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा उस टाइम पे हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस है इसका जो ये हाइड्रोजन ग्रुप आपको दिख रहा है ना, ये हाइड्रोजन ग्रुप या एक्चुअली अटैचमेंट शो करेगा। कैसे करेगा? कार्बोनिल ग्रुप की ऑक्सीजन के साथ अमीनो ग्रुप का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करेगा। यानी कि जब भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी तो जो बॉन्डिंग हमारी इंपॉर्टेंट है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? कार्बोनिल, ऑक्सीजन और अमीनो हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है। सो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स बन रहे हैं। अब अल्फा हेलिक्स कब बनेगा? जब अल्फा हेलिक्स बनेगा उस टाइम पर हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट अमीनो एसिड का आपका कार्बोनिल ऑक्सीजन रिएक्ट करने वाला है फोर्थ वाले अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप से, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बॉन्डिंग 1 to 4th अमीनो एसिड्स होने वाली है ना। सो इस कंडीशन में जब फर्स्ट अमीनो एसिड फोर्थ अमीनो एसिड के साथ बॉन्डिंग बनाता है तो हमारा पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस सिंपली एक रिबन शेप को अटेन कर लेता है, और वही रिबन शेप स्पाइरल होकर हेलिक्स का जैसा स्ट्रक्चर बना देती है, इसीलिए उसमें अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। बीटा शीट्स के केस में थोड़ा सा रिवर्स होता है। बीटा शीट्स में नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे शीट्स की फॉर्मेशन हो रही है। सिंपली इसमें हमारे पास दो पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस है, एक दूसरे के साथ ऐसे पैरेलली अरेंज हो जाती है। अगर दो पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस एक दूसरे के साथ पैरेलली अरेंज होकर बॉन्डिंग करती हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होने वाली है, तो हम उसे कहते हैं बीटा शीट्स। बट बीटा शीट्स के केस में यहाँ पर बॉन्डिंग पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों तरीके से हो सकती है। वो कैसे? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस में भी हमें 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड देखने को मिलते हैं, है ना। तो अगर मेरा सेम एंड के साथ ही यहाँ पे बॉन्डिंग हो रहा है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे पैरेलल हो गया। अपोजिट अगर एंड के साथ बॉन्डिंग हो रहा है तो ये एंटी पैरेलल हो गया। इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम यहाँ से कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले अल्फा हेलिक्स की बात कर लेते हैं। अल्फा हेलिक्स जो राइट हैंडेड स्पाइरल स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे बनेगा? जैसे हमने स्टार्टिंग में डिसाइड किया था कि 1 अमीनो एसिड का H ग्रुप रिएक्ट करने वाला है 4th अमीनो एसिड के ऑक्सीजन के साथ, राइट। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो R ग्रुप है वो हमारा आउटवर्ड डायरेक्टेड होगा, है ना। हेलिक्स की जब भी हम बात करेंगे R ग्रुप हमारा बाहर की तरफ होता है ताकि वो फर्दर रिएक्ट कर सके, ठीक है।
राइट। सो साइड चेन एक्सटेंड आउटवर्ड। पिच अगर हम देखते हैं अल्फा हेलिक्स की, दैट इज 5.4 एंगस्ट्रॉम होती है। लेंथ अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 12 रेजिड्यू हमारे इन्वॉल्व होते हैं, अप्रोक्सीमेट ऑफ कोर्स। और यहाँ पर जो मेन बॉन्डिंग होती है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करती है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये किसके बीच में बन रही है? कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड अमाइड हाइड्रोजन के बीच में, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, राइट। Now move to the secondary structure, that is kind of beta helix type, ठीक है। So beta helical sheets और beta pleated sheets ये हमारी दो टाइप से होती है, एंटी पैरेलल एंड पैरेलल बीटा शीट्स। एंटी पैरेलल बीटा शीट्स कब होंगी? जब नेबरिंग हाइड्रोजन बॉन्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन्स अपोजिट डायरेक्शन में रन करें। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा 5 प्राइम 3 प्राइम एंड है हमारे पास, अगर दोनों 5 प्राइम एंड एक ही तरफ है तो ऑफ कोर्स वो पैरेलल हुआ, और अगर दोनों हमारे अपोजिट है, 5 प्राइम की बॉन्डिंग 3 प्राइम वाली चेन से हो रहा है, तो ऑफ कोर्स वो पैरेलल एंटी पैरेलल हुआ, ठीक है। यस। अब इस पैरेलल और एंटी पैरेलल टाइप ऑफ बीटा शीट्स के अंदर भी हमें ये देखना है कि किस तरीके से यहाँ पे हमारे लूप्स प्रेजेंट है ना, लूप्स एंड टर्म्स प्रेजेंट है। तो यू कैन सी इन दिस इमेज कि जब हम एंटी पैरेलल की बात करते हैं, सो दिस इज 5 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम एंड दिस इज 5 प्राइम एंड दिस वन इज 3 प्राइम। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर हमारी दो शीट्स, दो पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर रही है, और ये बॉन्डिंग हमें अपोजिट एंड की तरफ देखने को मिल रही है, दैट्स व्हाई इट इज काइंड ऑफ एंटी पैरेलल बीटा शीट्स। और इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों ही हमारे सिमिलर एंड हो गए, दिस वन इज 5 प्राइम, दिस वन इज 3 प्राइम, अगेन 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। सो वी कैन से दैट दिस इज काइंड ऑफ पैरेलल टाइप ऑफ बीटा शीट्स। नाउ कनेक्शन की बात करते हैं कि इन बीटा स्ट्रैंड्स के बीच में किस तरीके से कनेक्शन होते हैं। तो ये कनेक्शन भी आप सभी ने पढ़े होंगे कि दो टाइप के कनेक्शन होते हैं, हेयर पिन टाइप के कनेक्शन हो सकते हैं और क्रॉसओवर टाइप के कनेक्शंस भी यहाँ पे हो सकते हैं। हेयर पिन की जब बात आएगी तो उसमें कुछ इस तरीके से आपके स्ट्रैंड्स जुड़ने वाले हैं, और क्रॉसओवर के अंदर एक एंड दूसरे एंड से जाके क्रॉस करके यहाँ पे ज्वाइन करने वाला है, ठीक है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द टर्शियरी स्ट्रक्चर कि टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसे बना। अभी तक हमने ये बातें करी, प्राइमरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के लिए जो मेन बॉन्ड होता है दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारे टाइप ऑफ लोकल बॉन्डिंग्स होती है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब आपने देखा कि हमारी स्ट्रक्चर के अंदर आर ग्रुप है जो एकदम फ्री है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड जो फ्री थे उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली, जो आर ग्रुप है जो साइड चेन है वो अभी तक फ्री है, तो ऑफ कोर्स वो किसी ना किसी के साथ तो रिएक्ट करेगा। तो यही साइड चेन फर्दर रिएक्ट करके डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग पैटर्न्स को शो करेंगी, डिपेंडिंग कि किस तरीके का आपका साइड चेन है। क्या वो साइड चेन आपका पोलर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, यानी कि साइड चेन में अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे पोलर बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी। नॉन पोलर है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे बॉन्डिंग का पैटर्न थोड़ा अलग होगा। आयनिक बॉन्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, है ना। अगर आपके चार साइड चेन है तो, है ना, आयनिक बॉन्ड देखने को मिलेगी, और आयनिक में भी आपके लाइक चार्ज है या डिसलाइक चार्ज है, वो उस हिसाब से आपकी रिपेल या अट्रैक्ट करेंगे। तो हम देखते हैं जब प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है तो सबसे पहली बात ये साइड चेन की वजह से बनेगा। साइड चेन में जो बॉन्डिंग हो रही है उस बॉन्डिंग की वजह से हमारे टर्शियरी स्ट्रक्चर बन रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, साइड चेन की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस टाइप का बॉन्डिंग होगा। आइदर इट इज पोलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल वहां पे है तो किस तरीके का होगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, या यहाँ पर आपका हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन होने वाला है, या हाइड्रोफोबिक होने वाला है, राइट। सो इट डिपेंड अपॉन कि किस तरीके का साइड चेन आपका प्रेजेंट है, उसी के बिहाफ पर डिसाइड होगा कि प्रोटीन अपना फर्दर टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसा अटेन करने वाला है। और जब प्रोटीन की टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात आ रही है, मतलब हम लोग 3D शेप की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रोटीन अपना 3D शेप अटेन करने वाला है। कैसे अटेन करेगा? जब आपके अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स के आर ग्रुप अटैच होंगे, वो बॉन्डिंग शो करेंगे, तभी आगे 3D स्ट्रक्चर अटेन करेगा, ठीक है। सो ऑफ कोर्स ऑन द बिहाफ ऑफ दैट आपका प्रोटीन ग्लोबुलर प्रोटीन हो सकता है और फाइब्रस प्रोटीन हो सकता है। मतलब हमारा प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर अटेन करने के बाद एक फाइब्रस प्रोटीन भी बन सकता है और एक ग्लोबुलर प्रोटीन भी बन सकता है।
बट ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि प्रोटीन किस तरीके से सेकेंडरी स्ट्रक्चर को अटेन करेगा, उसमें किस तरीके से 3D शेप उसमें बनेगी, और सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोटीन की नेटिव स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर इस नेटिव स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके का डिसरप्शन आता है तो प्रोटीन का फंक्शनैलिटी और उसका स्ट्रक्चर दोनों ही यहाँ से डिस्टर्ब होती है। सो टर्सरी स्ट्रक्चर में मेनली हमारे पास डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग है। तो मेनली जो बॉन्ड हमें देखने को मिलते हैं दैट इज आयनिक बॉन्ड। पॉलीपेप्टाइड बैकबोन तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। आयनिक बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, डाइसल्फाइड लिंकेज हमें देखने को मिलती है, और हमें और भी जैसे कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन टाइप के इंटरेक्शन भी देखने को मिलते हैं। तो जब हम बात करें आयनिक बॉन्ड की, मतलब हमारी साइड चेन के पास चार्ज ग्रुप प्रेजेंट है और इन चार्ज ग्रुप की वजह से आयनिक बॉन्ड बनेगी, है ना। अगर आपको अमाइनो एसिड्स की साइड चेन्स के बारे में पता है तो ऑफ कोर्स आपके लिए इन बॉन्डिंग को समझना उतना ही इजी हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं सिस्टीन की। सिस्टीन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसके पास सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है ना, और इसी सल्फर ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से ये डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कर पाता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड जिसे बायोलॉजिकली बोला जाता है सेफ्टी पिन, ये ऐसे सेफ्टी पिन की तरह काम करते हैं ये बॉन्ड कि ये दो पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस को एक दूसरे के साथ अटैच करने में हेल्प करते हैं। दीज आर काइंड ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, है ना। तो डाइसल्फाइड लिंकेज एक तरीके से हम कहते हैं एक सेफ्टी पिन की तरह काम करता है। जब भी प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर बनेगा ये दो पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस को एक दूसरे के साथ जोड़ने में काम करेगा। और ये बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे अमाइनो एसिड के साइड चेन में। अमाइनो एसिड यानी कि सिस्टीन जिसकी साइड चेन में सल्फर ग्रुप प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई वो डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कर पाता है ना। अब हमारे पास मान लीजिए कोई पोलर ग्रुप है, वो चार्ज ग्रुप है, तो उस चार्ज ग्रुप के पास यहाँ पे आयंस प्रेजेंट है ना, और इसीलिए तो वो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कर पाएगा। सो ऑफ कोर्स व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर कि किस तरीके का टर्शियरी स्ट्रक्चर बनने वाला है, ये ओवरऑल आपकी साइड चेन के ऊपर डिपेंड करता है कि साइड चेन में किस तरीके के हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना। उसी के बिहाफ पर बनेगा कि यहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होने वाला है, हाइड्रोफिलिक होने वाला है, आयन बॉन्ड होगा, या हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, या यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन है ना। सो ऑफ कोर्स टर्शियरी स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे प्रॉपर बॉन्डिंग होता है और प्रोटीन अपनी थ्रू एक कंप्लीट 3D स्ट्रक्चर को अटेन कर लेता है। जब भी आप कंप्लीट 3D स्ट्रक्चर किसी भी प्रोटीन का एनालाइज करते हो तो वहां में एक चीज देखने को मिलती है कि अगर आपके प्रोटीन में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन मिलेगा तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ मिलेगा। एंड दैट्स द रीजन कि जब भी आपका एग बॉयल करता है तो उसमें जो एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन है, हाइड्रोफोबिक नेचर होने की वजह से वो वाटर से अपने आप को दूर करने की उसमें एक बॉन्डिंग बना लेता है, जिस वजह से वो व्हाइट कलर को अटेन कर लेता है ना। दैट इज रिजल्ट ऑफ डीनेचुरेशन। सो ऑफ कोर्स जब भी हमें प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हमेशा हमें सेंटर की तरफ देखने को मिलते हैं और हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन हमेशा हमें पेरिफेरी की तरफ देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो यहां से हमारी चीजें पूरी हो जाती हैं कि प्रोटीन कैसे एक 3D शेप को अटेन करने वाला है। लेकिन नेचर के अंदर सम टाइम हमें 3D स्ट्रक्चर के बाद भी कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिसे हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बेसिकली प्रोटीन के वो स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसमें हम कह सकते हैं दो अलग अलग सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलके एक लार्ज प्रोटीन बना रही है। जैसे हमारा हीमोग्लोबिन प्रोटीन जिसके अंदर दो टाइप की चेन्स होती हैं, अल्फा चेन एंड बीटा चेन्स। जैसे कि हमारा डीएनए पॉलीमरेज जिसमें 10 पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस हमारी अरेंज है एक कंप्लीट प्रोटीन को बनाने के लिए, है ना। तो हम कह सकते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जिसमें होमोडाइमर और हेटेरोडाइमर बन सकते हैं, क्योंकि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में बेसिकली हमारी मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस कंबाइन होके एक एनलार्ज आपके प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। ये स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जिनका साइज थोड़ा एनलार्ज होता है। दे परफॉर्म स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन। दे कैन बी होमोडाइमर एज वेल एज दे कैन बी हेटेरोडाइमर। अगर वो होमोडाइमर होते हैं तो यहाँ पर आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं जो जुड़ के यहाँ पर आपकी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगी। अगर वो हेटेरोडाइमर है मतलब अलग अलग डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस जुड़ के ही एक कंप्लीट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा जो आगे फंक्शनल होगा, है ना। सो हमने यहाँ से क्या चीजें देखी कि प्रोटीन को एक नॉर्मल प्राइमरी स्ट्रक्चर से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर अटेन करने में बहुत सारी बॉन्डिंग्स हैं जो इन्वॉल्व होती है। हमने कौन कौन सी बॉन्डिंग यहाँ से देखी वो हम यहाँ से कंक्लूड कर लेते हैं।
जब हमने देखा कि सिंपली हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस बनता है तो इसमें जो बॉन्डिंग इन्वॉल्व है दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि प्रोटीन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर भी है कि पेप्टाइड बॉन्ड हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के फॉर्मेशन के टाइम पे ही देखने को मिलता है ना। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के टाइम पे जो बॉन्ड इन्वॉल्व था दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। टर्शियरी स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के लिए जो बॉन्ड हमारे इन्वॉल्व हैं दीज आर आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफिलिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, dipole-dipole interaction. So these are the bonding which are involved in the formation of tertiary structure or the 3D shape of a protein. क्वाटनरी स्ट्रक्चर के टाइम पे भी हमारी इसी टाइप की बॉन्डिंग्स है जो इन्वॉल्व है, सिंपली उसके अंदर अलग अलग हमारी सब यूनिट्स हैं जो जुड़ के एक कंप्लीट प्रोटीन को बनाती है। ठीक है, सो व्हाट वी हैव सी कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के लिए मल्टीपल बॉन्डिंग्स इन्वॉल्व होती हैं और किस तरीके का बॉन्डिंग होने वाला है, कैसे होने वाला है, वो सारा इंफॉर्मेशन आपके प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस के पास होता है। सो आई होप गाइस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने में, उसका बॉन्डिंग पैटर्न समझने में थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। If you like this video, please hit the like button and thank you so much for watching this video.